नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 1984 के दंगों के नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन, बंद मामलों को खोलने पर विचार, कमेटी 6 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जल्द बन सकती है पीडीपी बीजेपी की सरकार, पीडीपी नेता आज मिलेंगे अरुण जेटली से, न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के बनगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान, 6 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी। जनवरी में खुदरा महंगाई दर में इजाफा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया रहेगी जारी। पूर्वी यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमति, रूस ने कहा रविवार से संघर्ष विराम होगा लागू, सीमा पर से हटेंगे भारी हथियार, कैदी होंगे रिहा। केंद्र सरकार ने दिल्ली और दूसरे राज्यों में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों की नए सिरे से जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय टीम 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी दंगों से जुड़े बंद मामलों को फिर से खोलने को लेकर पड़ताल करेगी। 1984 के दंगों को 30 साल से भी ज्यादा होने को आए हैं, लेकिन अभी तक दंगा पीड़ितों के लिए न्याय का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। अब केंद्र सरकार इन दंगों की फिर से जांच कराएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की अगुवाई वरिष्ठ आईपीएस प्रमोद अस्थाना करेंगे, जबकि सेवानिवृत्त जिला और सेशन जज राकेश कपूर और दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश इसके सदस्य होंगे। लंबे अरसे से दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे एचएस फुल्का के मुताबिक करीब 237 मामले हैं जिन्हें पुलिस ने बंद कर दिया है। एसआईटी जिसका हमने डिमांड की थी, जिसने इन्वेस्टिगेशन खुद करनी थी, ये वो चीज नहीं है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कल को आएंगी, उनको देख के फिर बताएंगे कि ये क्या ये टोटल आई वॉश है या थोड़ा मोटा ये इससे फायदा होने वाला है। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जीपी माथुर की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के बाद किया गया। जीपी माथुर ने माना था कि ऐसे कई मामले हैं जिन्हें फिर से जांच के दायरे में आना चाहिए। केंद्र सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है। Every time SIT they take before any election, before Delhi election, before Punjab election, this has done at least half a dozen times in the past. किसी अन्याय पे भी कोई कार्रवाई होती, लेकिन न्याय जो है वो कई जगह मिलते ही नहीं है। एसआईटी 1984 के दंगों से जुड़े सभी गंभीर मामलों की दोबारा जांच करने के साथ सभी पुलिस स्टेशनों के रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी। साथ ही जस्टिस एसडी जैन और जस्टिस डी के अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट को भी खंगालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं जम्मू कश्मीर में जल्द ही नई सरकार का गठन हो सकता है। बीजेपी और पीडीपी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के संकेत दिए हैं। खबरों के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद सूबे के नए मुख्यमंत्री होंगे, वहीं बीजेपी के निर्मल सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बजट सत्र से पहले नई सरकार का गठन हो सकता है। पीडीपी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बातचीत के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है। पीडीपी की इस टीम में सांसद मुजफ्फर बेग और पार्टी प्रवक्ता नईम अख्तर का नाम भी शामिल है। ये सभी आज दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। वहीं पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद भी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बीच बीजेपी पीडीपी को 6 सालों के लिए मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार हो गई है, जबकि उप मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। वहीं दोनों पार्टियों के बीच अनुच्छेद 370, राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने समेत सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा जैसे मुद्दों पर बातचीत के जरिए सहमति बनने की उम्मीद है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जल्दी बन जाए, इस प्रयास में हम है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, कोई डेडलाइन लेकर ये काम होता नहीं है। मुद्दों की बात है, मुद्दों पर एक सहमति बननी पड़ती है, वह प्रक्रिया चल रही है। जल्दी समाप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 87 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी के 28 और बीजेपी के 25 सांसद हैं। सूबे में नतीजों के ऐलान को 50 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में नई सरकार के गठन जल्द होने का इंतजार सियासी दलों के साथ सूबे की आवाम को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राज्य में सियासी संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट
दिल्ली में लिखी जा रही है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच सियासी जंग तीखी होती जा रही है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को 20 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने को कहा है। जब नीतीश को यह खबर मिली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। जानबूझकर बिहार की राजनीति को प्रदूषित करके हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देकर और पूरे माहौल को इतना विषाक्त किया जाएगा और इस प्रकार का एक संकटपूर्ण स्थिति पैदा किया जाएगा और अंत में उनकी मंशा वहां अंततोगत्वा पूरा एक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और इस ढंग की सारी बात है, उनकी योजना है, उसी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। बीजेपी ने नीतीश के आरोपों को गलत बताया है। हालांकि विश्वास मत पर पार्टी अपने पत्ते खोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि सदन के अगर नेता को, वो अपनी पार्टी के नेता को हटाना भी चाहते हैं तो संवैधानिक नियमों और दायरे का पालन करें। हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोकतांत्रिक पार्टी के नाते समय पे जो उचित निर्णय होगा करेंगे। उधर मुख्यमंत्री मांझी ने पटना में गुरुवार को एक कार्यक्रम में अपने पद पर बने रहने को लेकर इशारों में बड़ी बात कह दी। लेकिन जाते जाते हम आप लोगों की व्यवस्था करके जाएंगे और यदि रहने की बारी आ जाएगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपके लिए और क्या न किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाने की अपील की थी। बीजेपी नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी को धोखा देने और एक महादलित के अपमान का आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन 20 फरवरी को विश्वास मत के दौरान उसका क्या रवैया रहेगा ये स्पष्ट नहीं कर रही है। कैमरामैन स्मृति के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि जीतन राम मांझी को बहुमत सिद्ध करने का मौका देना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को देखकर लिया गया है। 20 जनवरी को ही 20 फरवरी के लिए दोनों सदन आहूत कर लिए गए थे। तो जब सदन पहले से आहूत होता है तो उसका इंतजार करना चाहिए। नीतीश कुमार जी चाहते थे मैं 24 घंटे 48 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री को बदल दूं, हटा दूं, तो ये तो उचित नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। और इस बीच पटना हाईकोर्ट ने कल भी नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ वकील और जेडीयू नेता पीके शाही के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि बुधवार के फैसले का नीतीश को जेडीयू का नेता चुने जाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कल का उनका आदेश का किसी प्रकार का प्रभाव राजनीतिक पार्टी इंक्लूडिंग जेडीयू के मामले पर नहीं पड़ेगा। अर्थात श्री नीतीश कुमार के नेता चुने जाने पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न कोई विवाद है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है और मंत्रियों के नाम भी लगभग तय कर लिए गए हैं। भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भरोसेमंद मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। केजरीवाल शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल सुबह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां चल रही हैं। 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। श्रीनगर से विधायक जितेंद्र तोमर, बाबरपुर सीट से गोपाल राय, सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार और मटिया महल से विधायक असीम अहमद और 49 दिन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली सरकार में कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। अभी पार्टी में बहुत सारी चीजों पे विचार चल रहा है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है जब तक फॉर्मली सारी चीजें कहना हो जाए। वहीं शाहदरा के विधायक रामनिवास गोयल को स्पीकर और शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी को डिप्टी स्पीकर बनाने पर भी चर्चा चल रही है। नहीं, पार्टी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई इस विषय पर। हर टीवी चैनलों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। पार्टी ऐसा निर्णय लेती है तो मुझ पर ये विश्वास व्यक्त करती है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इससे पहले सुबह करीब 10:30 बजे केजरीवाल 7 RCR पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ये मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इस दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा।
अरविंद केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया जी की प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छी मुलाकात रही है। स्वाभाविक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसे में इस प्रकार का रिलेशन बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात की है कि किस प्रकार से मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाया जा सके। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। हालांकि पहले से तय कार्यक्रम की वजह से मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने शहरी विकास मंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा की थी। भावी सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। 49 दिन के काम के बूते केजरीवाल दिल्ली में फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन नए चेहरों के साथ। ये चेहरे केजरीवाल के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती अपने अधूरे कामों को पूरा करने की है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखा जा रहा है। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित ने पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। शीला दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख अजय माकन की रणनीति भटकी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को चुनाव नतीजों पर बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। कुछ हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत कमजोरियां रह गई और यही कारण रहा कि हम इतनी ऐसी हालत पर पहुंचे। शीला दीक्षित के इस बयान से साफ है कि दिल्ली के चुनाव की हार ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह परेशान कर दिया है। जिस दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 सालों तक शासन किया, आज चुनाव में उसी पार्टी की रणनीति और रणनीतिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। कैंपेन उनकी लीडरशिप में, वो तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए था। अगर जो क्रिटिसिज्म अग्रेसिव हो सकता है तो अपने बारे में जो अच्छाइयां हैं उसको भी तो अग्रेसिव होना चाहिए ना। शीला दीक्षित ने दिल्ली के चुनाव से खुद को दूर रखा था। हालांकि दिल्ली चुनाव के प्रभारी रहे कांग्रेसी नेता पीसी चाको ने शीला दीक्षित के इन आरोपों को खारिज किया है। Not only Congress party, including BJP and other parties and all the political pundits, all the calculations went wrong, and it was a very rare kind of phenomena which happened in Delhi. But how to rebuild the party, Congress party, is everybody's responsibility. That cannot be done by apportioning the blame each other. कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटों में से एक पर भी जीत नसीब नहीं हुई थी, जबकि 2013 के चुनाव में पार्टी को 8 सीटें मिली थी। मई में लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस को चुनाव में ये 5वां झटका लगा है। पार्टी के लिए इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये हो सकता है कि उसका परंपरागत वोट बैंक भी इस बार उससे छिटक गया। 2013 के चुनाव में 24.55% के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9.7% मत ही हासिल हुए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसदीय कार्यवाही में अवरोधों पर चिंता जताई है। गोवा में 2 दिनों के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि संसद और विधायिकाओं में सार्थक चर्चा के लिए सभी दलों का सहयोग जरूरी होता है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि मीडिया को सदन के भीतर सिर्फ अवरोधों को खबर बनाने के अलावा सदस्यों के रचनात्मक भाषणों को भी जगह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के मौजूदा दौर में लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जनप्रतिनिधियों के सामने उन्हें पूरा करने की चुनौती है। सीपीए का यह 5वां सम्मेलन है और सुमित्रा महाजन इसकी कार्यकारी समिति की चेयरपर्सन है। पश्चिम बंगाल की बनगांव लोकसभा सीट के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कृष्णगंज, अरुणाचल प्रदेश की लिरोमोबा, गोवा की पणजी, महाराष्ट्र की मुंगेर और आंध्र प्रदेश की तिरुपति विधानसभा सीट के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। इन सभी सीटों पर मतगणना 16 फरवरी को होगी। बनगांव लोकसभा सीट से 2 महिलाओं समेत 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे भारत कोकिला सरोजनी नायडू को उनकी जयंती पर। Aimed at protecting the marine environment and human health, all Indian ships will now have to comply with the anti-fouling systems. Will the new merchant shipping law protect India's fragile marine environment?
How do you see this impacting the seamen? This is going to impact a lot on their health. Watch our new episode of Law of the Land on the Merchant Shipping Law this Saturday at 6:30 p.m. on Rajya Sabha TV. फिलहाल खबर मिल रही है कि बेंगलुरु एर्नाकुलम एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बेंगलुरु के पास एनेकल में इस ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को करीब के अस्पताल में ही ले जाया जा रहा है और फिलहाल आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक सुबह 7:47 के आसपास यह हादसा हुआ है और बेंगलुरु एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। काफी लोग घायल हैं और राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। और हादसे के कारण क्या है इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। जैसे ही ज्यादा जानकारी मिलेगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर सरकार के आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम पर नहीं पड़ेगा। अरुण जेटली ने देश में बेहतर आर्थिक माहौल की बात भी कही है। हालांकि महंगाई दर में इजाफे और औद्योगिक उत्पादन की दर में आई गिरावट से बजट तैयारियों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि आर्थिक सुधारों के रास्ते पर सरकार का आगे बढ़ने का इरादा पक्का है। इन सुधारों से निवेश और नौकरियां बढ़ेंगी और गरीबी दूर होगी। The fact that 4 elections have been won and one has not been won is absolutely no ground for believing that there would be any slowdown. इस बीच महंगाई दर और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आर्थिक मोर्चे पर सुस्त चाल के संकेत दे रहे हैं। जनवरी में महंगाई दर बढ़कर 5.11% हो गई। दिसंबर में ये आंकड़ा 4.28% था। इस महंगाई दर का आकलन नए आधार वर्ष से किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने आधार वर्ष 2009-10 से बदलकर 2011-2012 कर दिया था। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। उधर दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन गिरकर 1.7% पर पहुंच गया। नवंबर में ये दर 3.8% थी। Food price inflation was higher than non-food inflation, so that is one reason for the slightly lower inflation. Secondly, the small lower is also because geometric mean gives a slightly lower inflation than arithmetic mean. But compared January inflation, whichever method you imply, January inflation compared to December inflation is slightly higher. दरअसल दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि सरकार अपनी नीतियों पर फिर से विचार कर सकती है और 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस साल पेश होने वाले आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली का जोर मेक इन इंडिया को पूरी रफ्तार देने पर हो सकता है। केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए उद्योग जगत को अतिरिक्त रियायतों और राहतों का तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाना चाहती है। विज्ञान भवन में हुई कार्यशाला में वित्त मंत्री ने ये संकेत दिया था। उन्होंने सरकार की ओर से देश में ही उत्पाद बनाने, बेचने और निवेश के लिए जरूरी मदद और मौका देने का भरोसा दिलाया। Our initial barriers have to be lowered and perhaps even removed. If we keep the doors closed, investment won't come in, it won't trickle in. इस महीने वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कारोबार को सहूलियत देने वाले उपाय जारी रखेंगे। उद्योग जगत को भी टैक्स में रियायत की उम्मीद है। Operation, the investment will not be coming. The investment will have to be coming only when there is a demand in the country, and unfortunately at the moment there is no demand in the country. सरकार ने ऑनलाइन एकल खिड़की के तहत ई-बिज मिशन मोड परियोजना शुरू की है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन को एक ही पोर्टल के दायरे में लाया गया है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मेक इन इंडिया कार्यक्रम में अब तक 4,896 लोगों ने जानकारी मांगी है। इनमें 9.3% मामले खाद्य प्रसंस्करण, 6.7% IT, 6.1% नवीकरणीय ऊर्जा और 5.7% मामले इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के थे।
ऑटोमोबाइल्स में 4.7% और टेक्सटाइल्स में 4.4% लोगों ने पूछताछ की। Just having clear policies and taking the decisions fast. The government has been really stalling their feet on a lot of these policies, at least with regards to the railway sector I can talk. So we just need clarity and speed. मेक इन इंडिया से जुड़े मंत्रालयों ने वित्त मंत्रालय से ज्यादा फंड मांगे हैं। इरादा ये है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा सकेंगे। छोटे उद्यमियों के लिए 15% उद्योग भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है। For the projects to be funded by private parties, there should be an assured income for them, because nobody will give you for charity. Everybody wants return on the investment made. So ground rules should be set. सरकार का इरादा भारत को निवेश के नजरिए से बेहतर देश बनाना है। इसी कारण मेक इन इंडिया का ऐलान पिछले बजट में किया गया था। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के जोधपुर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित स्विट्जरलैंड की महिला पर्यटक की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 117 हो गई है। देश भर में अब तक बीमारी से 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा कहर राजस्थान और गुजरात में मचा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब भी इसकी चपेट में है। राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत करीब 1 दर्जन राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते असर से लोग दहशत में हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से एक विदेशी महिला पर्यटक समेत 8 रोगियों की मौत हो चुकी है। अब तक 117 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य सरकार हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी है। स्वाइन फ्लू, उसके उपचार के लिए भी तीनों चारों पद्धति से मुफ्त में काढ़ा पिलाने से लेकर आवश्यक औषधियां मुफ्त में वितरित की जाएगी। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में अब तक इस बीमारी से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इससे पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। छत्तीसगढ़ में 10 लोगों में इसके लक्षण पाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती तादाद से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। जरूरी उपकरण और दवाओं की कमी आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के सारी सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में उचित दवाइयों की व्यवस्था हो, जिसकी गुणवत्ता उच्च किस्म की हो। देश में स्वाइन फ्लू से फरवरी महीने के पहले 10 दिनों में 216 लोगों की जानें जा चुकी हैं। देश भर में इस बीमारी से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में एक भारतीय के साथ गलत बर्ताव पर विदेश मंत्रालय चिंतित है। मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी को बुलाकर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। आरोपी अमेरिकी पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। गुजरात के नाडिया में रहने वाली शकुंतला पटेल इन दिनों बेहद परेशान हैं। बेटे के पास अमेरिका के अलाबामा गए उनके पति सुरेश भाई पटेल के साथ पुलिस ने जो किया उससे वो आहत हैं। वो 29 जनवरी गए थे। वो घर पे गया था, फिर पहर अगर गए होंगे तो घूमने निकल गए। घर के आंगन में घूम रहे थे और उसके तीसरे एक मकान वाले ने फोन कर दिया और पुलिस आ गई। इधर विदेश मंत्रालय ने जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर अमेरिका से रिपोर्ट मांगी है। I would say that we have acted immediately. We are in touch with the police chief. We have received some assurances from him, and we are ready to provide any necessary consular assistance to the Indian national and his family. सुरेश पटेल के परिजनों ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। कई भारतीय अमेरिकी संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने इस घटना की निंदा की है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस बीच अमेरिका ने सुरेश भाई पटेल के साथ हुए बर्ताव पर खेद जताया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि इस घटना को स्थानीय अधिकारी देख रहे हैं और पटेल के परिवार की किसी भी तरह की चिंता को निजी राजनयिक चैनलों के जरिए दूर किया जाएगा। The Secretary and the State Department certainly express our strong condolences to the family for everything that he has been through. This is being handled by local authorities, and certainly we would address any concerns through private diplomatic channels.
यूक्रेन में चल रहे संकट के थमने के कुछ आसार बने हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में चल रही लंबी बैठक के बाद रूस और यूक्रेन संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस के रुख को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और सभी ने एक सुर में कहा है कि अगर रूस ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया तो उस पर और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तमाम आशंकाओं के बीच मिन्स्क में चल रही मैराथन बैठक आखिरकार खत्म हुई। यूरोपीय देशों और अमेरिका के दबाव में रूस संघर्ष विराम को राजी हो गया। हालांकि अब भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देख रहा है। समझौता रविवार से लागू होगा। 0 часов 15 февраля. Ну и повторю еще раз, выработать, хотя бы попытаться выработать какой-то комплекс мер верификации принятых решений, проверки и соблюдения. समझौते की शर्तों में कहा गया है कि रूस अग्रिम पंक्ति से भारी हथियारों को हटाएगा और दोनों पक्ष इस युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों और आम लोगों को रिहा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति पोरोशेंको ने कहा कि यूक्रेन इस साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। It was very difficult negotiation and we expect not easy implementation process. Ukraine has always been very responsible in implementation of the Minsk agreement, unlike of the other sides. यूक्रेन संकट के समाधान में जुटे जर्मनी और फ्रांस का दबाव था कि संघर्ष विराम तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस बीच आशंका जताते हुए यूरोपीय नेताओं ने कहा कि अगर रूस समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उस पर प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे। This very difficult moment we presented that we are united and we are ready to act if and also with new measures if it necessary. Aber wir sind sehr wohl gewahr, dass es viele Anstrengungen bedarf und deshalb halten wir uns auch alle Reaktionsmöglichkeiten offen. Wenn es gut geht, werden wir diesen Prozess erfreut begleiten. Wenn es Schwierigkeiten gibt, schließen wir auch weitere Sanktionen nicht aus. पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों ने हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन वे अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर आशंकित हैं। वहीं यूक्रेन की सेना का भी मानना है कि इस समझौते से कुछ सकारात्मक नहीं निकलेगा। इस क्षेत्र में करीब 1 साल से चल रहे संघर्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज भारत कोकिला सरोजनी नायडू का जन्मदिन है। गीति काव्य शैली में रचनाएं लिखने वाली नायडू की कविताओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दोहराया जाता रहा। अंग्रेजी में लिखने वाली सरोजनी नायडू ने अपनी खास शैली से युवाओं में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में योगदान दिया। Mr. Chairman, the manner of your calling me is not constitutional. It is poetic. It reminds me of some lines of a Kashmiri poet who said, "Bulbul ko gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangeen tabiyaton ko range sukhan mubarak." सरोजिनी नायडू सदन में अपनी उपस्थिति से ही माहौल को खुशनुमा बना देती थीं। गोखले से लेकर नेहरू तक के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने वाली नायडू वास्तव में कई मौकों पर बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करती थीं। हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी ने अपनी ज्यादातर पढ़ाई घर के बाहर ही रहकर की। साहित्य और संस्कृति में उनकी गहरी रुचि थी। 1947 में मीरा फिल्म की लॉन्चिंग के समय उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से गायिका सुब्बलक्ष्मी का परिचय कराया था। I commend Subbulakshmi of the South to the people of the North. She is presenting the Hindi version of her Tamil film Meera. नायडू ने 1915 से 1918 तक पूरे भारत का भ्रमण किया और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ विश्वसनीय सहायक बनी। यहीं से उनके होम रूल आंदोलन ने जन्म लिया। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गईं। नायडू ने 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वे उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनने वाली पहली महिला थीं। वे भारत कोकिला के नाम से जानी गईं। नेहरू के चुनाव जीतने के बाद उन्हें लिखे एक पत्र में सरोजिनी नायडू ने एक तरह से भारत के वर्तमान और भविष्य को एक साथ रेखांकित कर दिया था। चुनाव के बाद जब तुम्हारा भव्य अभिनंदन किया जा रहा था
तो तुम्हारे चेहरे को देखते हुए मुझे लगा मानो मैं एक साथ ही राज तिलक और सूली का दृश्य देख रही हूं। वास्तव में कुछ परिस्थितियों और कुछ अवस्थाओं में ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं और लगभग पर्यायवाची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। 1984 के दंगों की नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन, बंद मामलों को खोलने पर विचार, कमेटी 6 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जल्द बन सकती है पीडीपी बीजेपी की सरकार, पीडीपी नेता आज मिलेंगे अरुण जेटली से, न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी। पश्चिम बंगाल की बनगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान, 6 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी। जनवरी में खुदरा महंगाई दर में इजाफा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया रहेगी जारी। और पूर्वी यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमति, रूस ने कहा रविवार से संघर्ष विराम होगा लागू, सीमा पर से हटेंगे भारी हथियार, कैदी होंगे रिहा।